हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस पार्ट को मैं आपको पढ़ाऊँगा। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज मैं आपके लिए नया पार्ट लेकर आया हूँ, नया अध्याय लेकर आया हूँ। अध्याय का नाम है, हमारे पार्ट का नाम है वर्ण विचार, जिसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। इससे पिछले पार्ट को मैंने पढ़ाया था भाषा। क्या पार्ट था वो? भाषा एवं व्याकरण। और आज मैं दूसरा टॉपिक, दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी। वर्ण विचार को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखिएगा, किसी भी चैनल से पढ़िएगा, जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से पढ़िएगा, वही उसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं आज आपके लिए वर्ण विचार पार्ट लेकर आया हूँ। इसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। तो आज मैं आपको टीच करूँगा, इसको पढ़ाऊँगा। तो देखिएगा, पहला जो इसमें हेडिंग दे रखा है, जो हेडिंग दे रखा है वो वर्ण का दे रखा है। वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिएगा, हमारा वाक्य हो शब्द में तोड़ा जा सकता है, और शब्द को वर्ण में तोड़ा जा सकता है, यानी कि ध्वनियों में तोड़ा जा सकता है। अब इसके उदाहरण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके फैक्टर यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे छोटा आ, छोटी ई, ए, क, ख, ग आदि ऐसे वर्ण हैं जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। वर्ण के भेद उच्चारण के आधार पर हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांट सकते हैं। वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर, वर्ण के प्रकार को हम काइंड्स ऑफ लेटर कहते हैं। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णों के को उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? केवल दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। वो भाग कौन कौन से, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्वर, जिसको वोवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवल्स कहते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर वोवल्स। स्वर वोवल्स क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने के में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि कोई हेल्प, मदद नहीं ली जाती दूसरे वर्ण की, तो उन्हें स्वर कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, जिन वर्णों को उच्चारण मुंह से बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है मैं बता रहा हूं। इनकी संख्या 11 होती है। जैसे कि छोटा, बड़ा, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, इसेड़ी, ऐसैनक, और औसे उगली, औ से औरत। देखिएगा, ये आपके स्वर यानी कि वोवल्स हैं। तो हिंदी में आपके 11 वोवल्स होते हैं, यानी कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन जिन अक्षरों के उच्चारण के बिना हमारा बिना रुके मुंह से वायु निकलती है, यानी कि बिना उच्चारण के मुंह से वायु वायु निकलती है, उन्हें स्वर, वे स्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर दूसरे अदरवाइज वर्डों में हम कहें, अदरवाइज वर्डों में अगर हम इसको कहें, जिन अक्षरों का उच्चारण बिना रुके मुंह से वायु निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। दो प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। स्वरों के प्रकार जानेंगे, हम स्वरों के बारे में जानेंगे, स्वरों के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब काइंड्स ऑफ वोवल्स, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद या तीन प्रकार बताए जाते हैं। स्वरों के कितने प्रकार बताए जाते हैं? तीन प्रकार बताए जाते हैं। अब वो मैं प्रकार बता रहा हूं। हर स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उनसे हर स्वर कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हर स्वर किसको कहते हैं? जिनको बहुत ही कम समय लगता है बोलने में, उनको हर स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक स्वर होता है। क्या होता है? ये एक मात्रिक स्वर होता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, क्या है? तीन, चार है ये के एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिनमें लॉन्ग वोवल्स कहते हैं, जिनको हम लॉन्ग वोवल्स कहते हैं। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिनको हम लॉन्ग वोवल्स कहते हैं। देखिएगा, जिन स्वरों को बोलने में हर स्वर से अपेक्षा, यानी कि उसकी तुलना में
कंपेयर करने में अधिक टाइम लगता है। क्या लगता है? अधिक टाइम लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दो मात्रा वाले स्वर होते हैं। कितनी इनकी जो मात्राएं होती हैं, इनमें दो मात्राएं लगती है। सबसे बड़ी पहचान है दीर्घ स्वर की पहचान है जिसमें दो मात्राएं लगती हैं। कितनी मात्राएं लगती हूँ? दो मात्राएं लगती हूँ। अब देखिएगा इनकी मात्राओं के बारे में जान लेते हैं। दो मात्रा वाले स्वर कौन कौन से होते हैं, इन स्वरों के बारे में जानते हैं। तो पहला स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इतेड़ी, ऐसे अनक, औसे उकली, औसे औरत। ये क्या है? आपके औसे औरत, ठीक है। ओ और औ, ये क्या है? आपके आपके दीर्घ स्वर है। क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। लुप्त, लुप्त स्वर किसको कहते हैं? लॉन्ग बॉबल्स, लॉन्गर बॉबल्स, लॉन्गर बॉबल्स किसको कहते हैं? अब मैं इसके बारे में आपको बताता है। जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से हर स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। यानी कि आपका हर स्वर जो जो पहली बार मैंने आपको समझाया इसको, तो उसमें उससे 3 गुना, यानी कि 1 मिनट है तो उससे ज्यादा 3 गुना कितना हो गया? 3 मिनट हो गया। या 1 सेकंड की बजाय 3 सेकंड लग रहे हैं तो आपका 3 गुना समय हो जाता है। उसे लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त स्वरों का उच्चारण हिंदी में प्राय नहीं होता। हिंदी में इनका उच्चारण, लुप्त स्वरों का उच्चारण नहीं होता। कुछ अगर क्वेश्चन पेपर में आपका कहीं भी एंट्रेंस पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि लुप्त स्वरों का हिंदी में उच्चारण होता है या नहीं होता है, या होता है या दोनों या सभी, तो आप क्या लगाएंगे? नहीं होता है। किंतु दूर से किसी को पुकारने अथवा जोड़ देने, रोने या गाने के स्वरों को लुप्त स्वर में प्रयोग किया जाता है। लुप्त स्वरों में प्रयोग किया जाता है। लुप्त दिखाने के लिए 3 का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 3 चिन्ह का, यानी कि गिनती नंबर 3 का प्रयोग हमारा किया जाता है। देखिएगा, बना दिया जाता है जैसे ओम। क्या लिखा हुआ? ओम, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं यहां पर दीर्घ स्वर का प्रयोग, दीर्घ स्वर का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। ऋषि स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत के जो त्यों हिंदी में आए शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ऋषि और ऋतु। इस तरीके के शब्दों में आपका ऋषि का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक नाम ले लीजिएगा, ऋषिदेव, ऋषि कपूर, ऋषिकेश। ये आपके क्या है? आपके क्या है? ऋषि से बनने वाले स्वर है, ठीक है, वर्ड है। ओ, ठीक है, ओ। अब हम आगे चलते हैं। ओ स्वर अंग्रेजी स्वर है, इसलिए इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के उन शब्दों में किया जाता है ओ जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे कॉलेज। क्या होता है? कॉलेज। डॉक्टर। ओ की ध्वनि बड़ा आ और ओ के बीच की होती है। यानी कि ये बता रहे हैं बड़ा आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। काहे के? बड़ा आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। किन दोनों के बीच की ध्वनि होती है? बड़ा आ और औ, ओ के बीच की ध्वनि। काहे के? ओ के बीच की ध्वनि होती है। अब इससे आगे चलते हैं हम। अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये जो चंद्र बिंदु लगा होता है, जो चंद्र बिंदु लगा होता है, जो चंद्र बिंदु लगा होता है, हिंदी में अंग से अंगूर और आहा, बड़ा आहा जो होता है को स्वर में के साथ लिखा जाता है, लेकिन अनुस्वर और विसर्ग व्यंजन, क्या कहते हैं? विसर्ग व्यंजन, इनकी गिनती भाषा के आयोग बाहा के रूप में होती है। देखिएगा, इसको क्या कहते हैं? हाँ, आयोग बाहा कहते हैं। आयोग बाहा कितने कितने होते हैं आपके? आयोग बाहा केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आयोग बाहा कितने होते हैं आपके? 2 आयोग बाहा होते हैं। और इनकी गिनती देखिए कितनी होती है? 2 होती है। स्वरों के साथ इनका उच्चारण सभ्यता, जैसे स्वयं, एक तो हो गया स्वयं, एक हो गया हंस, इसका एग्जाम्पल, एक हो गया अता, दूसरा हो गया प्राता। विसर्ग का प्रयोग हिंदी प्रचलित संस्कृत शब्दों में किया जाता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आयोग बाहा कितने होते हैं। अगर पेपर में आ जाता है गिनती, उसमें दे रखी है 4, 6, 8, 2 या इनमें से कोई नहीं, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगा कर आना है? 2 नंबर का ऑप्शन लगाना है, वो आपका आपका राइट हो जाएगा। देखिए बहुत सारे एग्जामों में हिंदी के 20 नंबर का, 25 नंबर का आता है। स्वरों के मात्रा चिन्ह। अब हम स्वरों की मात्रा चिन्ह, सिंग ऑफ वॉवल्स जानते हैं, उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप भिन्न भिन्न होता है उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। यानी कि व्यंजनों के साथ, किसके साथ? व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप भिन्न होता है उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं, किसकी? विभिन्न स्वरों की मात्राएं।
विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार होती है। देखिए, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा होती है। बड़े आ की मात्रा क्या होती है? डंडा होता है, डंडा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हम भाषा में। छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटियों की मात्रा होती है, बड़े की मात्रा होती है। ऋषि की ऋषि मात्रा होती है, ऋषि की एक छोटा सा रा नीचे को निकला हुआ होता है। ऐसे की एक मात्रा लगती है। ऐसे अनक की दो मात्राएं लगती हैं। उसे ओ की एक मात्रा होती है और औ की दो मात्रा होती है। देखिए, सबके वर्ड हमारे दे रखे हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, छोटे आ की मात्रा का एग्जाम्पल घर। घर में रा में देखिएगा, आपको मैं करके दिखा देता हूं। ये घर लिखा है हमारा, घर में छोटा आ प्लस रा प्लस आ, ये इस तरीके से जुड़ा होता है आपका। अब देखिएगा, इसी तरीके से आपके बड़े आ के मात्रा के शब्द दे रखे, छोटी आ के मात्रा के शब्द दे रखे, तरह तरह के आपके एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं, ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। अंग की मात्रा देखिए, अनुस्वार तथा आहा की मात्रा विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार किसको होता है? अंक की बिंदी को कहते हैं। दो जो बिंदु होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार जब स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है, जब स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है। कहां से? नाक से होता है। उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती हो। कहां से निकलती हो? नाक से निकलती हो। उसमें आधे वर्ण के उच्चारण जितना बल लगता है उसे अनुस्वर कहते हैं। इसे बिंदु भी कहते हैं। जैसे हंस, हंस, कंस, ना से निकल रही है यहां एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। आदि। अनुनासिक स्वर किसको कहते हैं? अब दूसरा टॉपिक है हमारा, अनुनासिक स्वर किसको कहते हैं? अनुनासिक स्वर जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक तथा मुंह के साथ साथ हो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि दोनों चीजों से, नाक से भी हो और मुंह से भी हो, तो दोनों क्या होगा? आपका अनुनासिक स्वर होगा। इसका एग्जाम्पल है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे हंसना, फांदना आदि। हलंत किस कहते हैं? हलंत किसको कहते हैं? स्वर विहीन व्यंजन को हलंत कहते हैं। स्वर विहीन व्यंजन को हलंत कहते हैं। यह व्यंजन का वास्तविक रूप है। यह व्यंजन का वास्तविक रूप है जिसके चिन्ह एवं रूप वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लिखी होती है। वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। जैसे का के नीचे एक तिरछी रेखा खींची गई है, चा के नीचे एक तिरछी रेखा खींची गई है, टा के नीचे एक तिरछी रेखा खींची गई है। इसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। आदि विसर्ग। आदि विसर्ग वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदु, वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदु जिसको हम विसर्ग कहते हैं। वर्ण के, जैसे प्रातः हम लिखते हैं, प्रायः लिखते हैं, इसके दो बाद में जो बिंदु लगते हैं वर्ण के आगे उसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में किया जाता था। पहले जो प्रयोग किया जाता था संस्कृत शब्दों में किया जाता था। जैसे अतः, क्या है? अतः, पुनः, क्या? अतः और पुनः, अतः पुनः आदि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आ की मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा व्यंजन में पहले से ही मिली रहती है। देखिएगा, कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं तो आ की जो मात्रा होती है, आ व्यंजन की सहायता से ही बोले जाते हैं। किसकी? आ की सहायता से ही बोले जाते हैं। प्रति एक व्यंजन वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। जैसे कंगन, चंचल, तंत्र, झंडा, संवाद आदि। अब व्यंजन के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? व्यंजन के बारे में। मैं एक टॉपिक एक वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं। जितना भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे कॉन्सेंट्रेट केयरफुली देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। हर टेस्ट में या कोई सी भी क्लास में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट लेकर कोई बीए हो, कोई भी हो, आपका सब में काम करने वाली है। किसी भी टेस्ट में काम आने वाली ये आपकी वीडियो है।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी सपोर्ट मिलती है और काफ़ी आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करेंगे। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो हाई स्कूल, इंटर या बीए में पढ़ रहे हैं उनको मेहनत नहीं करने दूंगा, और नंबर भी आपको जैसी जैसी आपकी मनसा है, आपके दिमाग के अकॉर्डिंग वो नंबर मिलेंगे आपको। तो अब मैं टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ आगे का। काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर निकलती है, मुंह से रुककर निकलती है, उन्हें उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं कौन कौन से होते हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा, टा, टा, डा, ढा, अणा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। चा, छा, जा, झा, उआ, ता, ठा, दा, धा, ना, रा, ला, बा, सा, शा, सा, शा, हा। ये आपके क्या है? व्यंजन है। ठीक है। अब देखिएगा, हम व्यंजन के भेदों के बारे में जान लेते हैं। किसके? व्यंजनों के भेदों के बारे में। व्यंजनों के भेद, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। व्यंजन प्रमुख रूप से 3 भेद हैं या प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन यानी कि म्यूट व्यंजन। म्यूट व्यंजन किनको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का स्पर्श तालुए, दांत, होठ, कंठ। कंठ गले को कहते हैं, दांत, होठ, कंठ मैंने बता दिया गले को कहते हैं, आदि कई स्थानों से होता है। उन वर्णों का स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जो तालुए, दांत, वो होठ व कंठ से बोले जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इस प्रकार का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अड़ा आते हैं। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अड़ा। और चा वर्ग में चा, छा, जा, उआ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, मा। ये आपके इनके ग्रुप हैं, इनका समूह है। अंतस्थितीय व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? जो वर्ण स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, अंतस्थितीय व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। अंतस्थितीय व्यंजन कौन से कहलाते हैं? आपके 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। ठीक है, 4 होते हैं। उसमें व्यंजन सिबिलेंट व्यंजन यानी कि सिबिलेंट कॉन्सोनेंट, जिन व्यंजनों के बोलने से मुंह से निकलने वाली वायु गर्म होकर निकलती है। क्या? गर्म होकर, होठ होकर के निकलती है, उनको उसमें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। शा होता है, शा षटकोण होता है आपका, सा होता है, सा सपेरा, और हा होता है। संयुक्त एवं धात्विक व्यंजन, संयुक्त एवं धात्विक व्यंजन किसको कहते हैं हम? ज्वाइंट एंड डबल कॉन्सोनेंट, यानी कि डबल कॉन्सोनेंट, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ज्वाइंट एंड कॉन्सोनेंट, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। का और सा को मिलाकर बनता है छा, ता और रा को मिलाकर बनता है त्रा, जा और वा को मिलाकर बनता है ज्ञा, सा, शा और रा को मिलाकर बनता है श्रा। धात्विक व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट, एक समान 2 वर्णों के मिलन से बनने वाले व्यंजन को धात्विक व्यंजन कहते हैं। ये किसी शब्द के अंतर्गत ही होते हैं। जैसे मान लीजिएगा पक्का, कच्चा, रस्सा, कुत्ता। ये क्या है? आपके धात्विक व्यंजन है। क्या कहलाते हैं? धात्विक व्यंजन किसको कहते हैं? कच्चा, पक्का, रस्सा, कच्चा। ठीक है, इस तरीके के धात्विक व्यंजन क्या कहलाते हैं? एक समान 2 वर्णों के मिलने से धात्विक व्यंजन बनते हैं। 2 समान वर्णों के, यानी कि एक बार 2 वर्ण मिल जाए। अणा, उआ, अणा, अनुसार, अनुस्वार, विसर्ग हिंदी में आरंभ में नहीं आते। ये कभी आरंभ में हिंदी के नहीं आते हैं। ये हिंदी के आरंभ में नहीं आते। णा, णा, ये अतिरिक्त वर्ण व्यंजन जो ड़ा और डा, वा
के बीच बिंदु लगाने से बनते हैं। ये टा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या, वर्ण में कुल कितने, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। देखिएगा आपने सीखा है, देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपने सीखा है मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। आई होप मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको हिंदी की भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। और आपका इंग्लिश का तो पोर्शन चल ही रहा है कंटिन्यू। मैं आपको एक टेंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक स्टोरी की भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सहयोग से ही मैं अपने चैनल को चला पा रहा हूँ। आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, आपसे इंस्पायर होता हूं मैं, आपसे काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है। तो आप चैनल को से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सारी चीज़ को बिल्कुल फ्री मिलने वाली है इस चैनल से। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली।